Hello aspirants, welcome to the UPSC Analyzer. Today we will discuss newspaper analysis dated 6th July, and I am going to start UPSC mentorship program in which I will cover current affairs from several newspapers and magazines such as the Hindu, Indian Express, Economic Times, Mint, PIB, Yojna and Kurukshetra and Down to Earth magazine. So if you are interested and want to join this program, for that you have to join the Telegram group, and the link of the Telegram group is in the description box. We will discuss current affairs holistically and will also cover static पार्ट रिलेटेड टू एवरी करंट अफेयर इन डिटेल। अब हम आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट न्यूज़ है ट्विटर टेक्स सेंटर टू कोर्ट ओवर सम ऑर्डर्स फॉर टेक डाउन ऑफ कंटेंट। तो यहाँ पर ट्विटर ने लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया है अगेंस्ट द सेंटर। In its latest face-off with the Ministry of Electronics and Information Technology, Twitter has initiated legal action against some of the government. यहाँ पर गवर्नमेंट के कुछ ऑर्डर्स थे कि टेक डाउन करना है कंटेंट को, तो यहाँ पर ट्विटर ने लीगल एक्शन इनिशिएट कर दिया है। अब यहाँ पर लास्ट मंथ आईटी मिनिस्ट्री ने ट्विटर को ये कहा था कि ट्विटर अगर यहाँ पर ऑर्डर्स के साथ कंप्लाई नहीं करेगा तो ट्विटर का यहाँ पर इंटरमीडिएरी स्टेटस ले लिया जाएगा। तो अगर ट्विटर का इंटरमीडिएरी स्टेटस ले लिया गया, इसका मतलब ये है कि कोई भी कॉन्टेंट अगर ट्विटर के ऊपर पोस्ट किया जाएगा तो उसके लिए ट्विटर लायबल होगा। Between January and June 2021, India had the fourth highest number of legal takedown requests और राइज देखा गया है 1060% का। तो इन दिस टाइम ट्विटर सॉ 1060% राइज इन ब्लॉकिंग अकाउंट, और ये इसीलिए क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हैं उनके साथ कंप्लाई करना पड़ता है। अब ट्विटर का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे ब्लॉकिंग ऑर्डर्स होते हैं दैट आर प्रोसीजरली एंड सब्सटेंटिवली डेफिशिएंट अंडर सेक्शन 69A ऑफ द एक्ट। दिस इंक्लूड एस्पेक्ट्स, यहाँ तक कि जो यूजर्स हैं उनको प्रायर नोटिस तक नहीं दिया जाता है बिफोर टेकिंग डाउन कंटेंट पोस्टेड बाय देम। अकॉर्डिंग टू अनदर सोर्स, द कंपनी एलिज्ड दैट MEITY has failed to demonstrate how some of the content it wants। तो यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी चाहती है कि ट्विटर जो है यहाँ पर कंटेंट को टेक डाउन करे, लेकिन यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है वो ये नहीं डेमोस्ट्रेट कर पाती है कि ये जो कंटेंट है इसको क्यों टेक डाउन करना ज़रूरी है। तो in several cases, Twitter has claimed that the basis on which multiple accounts and content flagged by the ministry are either overboard, arbitrary and disproportionate। तो यहाँ पर ट्विटर का ये कहना है कि यहाँ पर जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ब्लॉकिंग ऑर्डर्स आते हैं वो ओवरब्रॉड हैं, आर्बिट्ररी हैं और डिसप्रोपोर्शनेट हैं। Twitter has also told the court that some of the content flagged by the ministry, यहाँ पर ऑफिशियल अकाउंट्स होते हैं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो अगर ट्विटर उनको ब्लॉक करेगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो राइट टू फ्री स्पीच है उसका वॉयलेशन हो रहा है। अब ये तो हमने देख लिया ट्विटर का स्टैंड कि ट्विटर का ये कहना है कि गवर्नमेंट यहाँ पर ऑर्डर दे देती है कि इस कंटेंट को ब्लॉक कर दो और बाकी ये जो कंटेंट इसको टेक डाउन कर दो, जो कि पूरी तरीके से ओवरब्रॉड, आर्बिट्ररी और डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न नहीं होता है कि इस कंटेंट को क्यों टेक डाउन करना है मोस्ट ऑफ द केसेस में। अब गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या स्टैंड है वो डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ये कहना है कि सोशल मीडिया एक पावरफुल मीडियम है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी भी उतनी ही ज़रूरी है। तो social media is a powerful medium. It has a lot of influence in our lives today. Its accountability is a valid question across the world. Countries and societies across the world are moving in the direction to make social media accountable. अब social media को accountable कैसे बनाया जा सकता है? तो पहला जो इसका तरीका है that is self regulation, कि जो कंपनीज़ हैं वो अपने आप ही कंटेंट को टेक डाउन कर दें जो भी यहाँ पर लीगल गाइडलाइंस को वॉयलेट करता है। तो कंटेंट दैट कैन क्रिएट अ हार्मफुल इम्पैक्ट इन सोसाइटी शुड बी रिमूव बाय सेल्फ। लेकिन अगर वो यहाँ पर खुद से उस कंटेंट को टेक डाउन नहीं कर रही हैं और गवर्नमेंट यहाँ पर कह रही है कंटेंट को टेक डाउन करने के लिए, तो यहाँ पर कंपनीज़ को करना चाहिए। ही सेड एडिंग दैट इंडस्ट्री रेगुलेशन एंड गवर्नमेंट रेगुलेशंस कुड ऑल्सो हेल्प। और अगर ट्विटर जो है इंडिया में फंक्शन कर रहा है तो इंडिया के जो रूल्स हैं वो ट्विटर को यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे। वैष्णव सेड इफ़ सोशल मीडिया इज़ अर्निंग रेवेन्यू फ्रॉम द न्यूज़ कंटेंट, तो यहाँ पर जो भी उनको रेवेन्यू हो रहा है वो उनको शेयर करने की ज़रूरत है। देन अ पार्ट ऑफ इट शुड बी शेयर्ड विद न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि यहाँ पर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन ग्राउंड पर जाती हैं, न्यूज़ को यहाँ पर इकट्ठा करते हैं और उसके बाद सोशल मीडिया कंपनीज़ अगर उस न्यूज़ से यहाँ पर उनको रेवेन्यू होता है तो यहाँ पर शेयर करने की ज़रूरत है विद द न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंडली, यू ऑल वर्क हार्ड एंड गेट इन टू जर्नलिज्म, यू क्रिएट कॉन्टेंट बाई गोइंग टू डिफरेंट प्लेसेज एंड आस्क क्वेश्चंस, द बेनिफिट शुड कम टू यू। इफ़ सोशल मीडिया इज़ अर्निंग रेवेन्यू, फॉर इंस्टेंस अगर फेसबुक रेवेन्यू अर्न कर रहा है किसी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन की किसी न्यूज़ की वजह से, तो यहाँ पर फेसबुक को जो भी रेवेन्यू है वो शेयर करने की ज़रूरत है विद दैट पर्टिकुलरली न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन।
Rajiv Chandrasekhar, Minister of State for Electronics and Information Technology, in a Twitter post said, इंडिया में जो फॉरेन इंटरनेट इंटरमीडियरीज या प्लेटफॉर्म्स है उनके पास राइट टू कोर्ट है, वो यहाँ पर कोर्ट में जा सकती हैं, लीगल एक्शन इनिशिएट कर सकती हैं, लेकिन अगर वो यहाँ पर इंडिया में अपना बिजनेस कर रहे हैं तो इट इक्वली मीन्स दैट ऑल इंटरमीडियरी प्लेटफॉर्म्स ऑपरेटिंग हेयर हैव अनएम्बिगुअस ऑब्लिगेशन टू कंप्लाई विद आवर लॉज एंड रूल्स। तो इंडिया के जो भी लॉज और रूल्स हैं वो यहाँ पर ट्विटर को फॉलो करने चाहिए, ट्विटर को कंप्लाई करने चाहिए। सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट, तो इसी IT एक्ट की बात की गई है, इसी सेक्शन की बात की गई, तो इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। सेक्शन 69A ऑफ द IT एक्ट 2000 अलाउज द सेंटर टू इशू ब्लॉकिंग ऑर्डर्स। तो इस सेक्शन के तहत जो सेंटर है वो यहाँ पर ब्लॉकिंग ऑर्डर्स दे सकता है सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज को कि इस कंटेंट को आप ब्लॉक कर दो या इस IG को ब्लॉक कर दो, इस कंटेंट को टेक डाउन कर दो। कौन कौन से बेसिस पर? तो इन द इंटरेस्ट ऑफ सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स और पब्लिक ऑर्डर, और फॉर प्रिवेंटिंग इंसाइटमेंट टू द कमीशन ऑफ एनी कॉग्निजेबल ऑफेंस रिलेटिंग टू अबव। तो इन बेसिस पर यहाँ पर जो कंटेंट है उसको लेकर जो गवर्नमेंट है यहाँ पर टेक डाउन के ऑर्डर्स दे सकती है। एज पर रूल्स द गवर्नमेंट ब्लॉकिंग ऑर्डर्स, एनी रिक्वेस्ट मेड फॉर ब्लॉकिंग बाय द गवर्नमेंट इज सेंड टू अ रिव्यू कमेटी, और उसके बाद यहाँ पर ये डायरेक्शंस इशू किए जाएंगे। ब्लॉकिंग ऑर्डर्स इशू अंडर सेक्शन 69A पूरी तरीके से कॉन्फिडेंशियल होते हैं। फिर मैंने आपको ट्विटर की रिपोर्ट से बता दिया कि ट्विटर की रिपोर्ट से ये पता चला कि 1060% राइज हुआ है ब्लॉकिंग अकाउंट्स में। फिर यहाँ पर फर्स्ट पेज पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ कोई है नहीं, लेकिन ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। सेल थेरेपी कैंसर सेंटर टेक्स शेप इन बेंगलुरु। तो यहाँ पर बात की गई स्पेनिश CAR-T थेरेपी की। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं इस थेरेपी के बारे में। तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो बेसिकली जो भी सब्सटेंसेस होते हैं हमारी बॉडी में उनका ट्रैक रखता है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस हैं। अगर कोई फॉरेन सब्सटेंस आता है तो यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम अगर वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करता है तो इम्यून सिस्टम यहाँ पर एक अलार्म को रेज कर देता है। तो योर इम्यून सिस्टम वर्क्स बाई कीपिंग ट्रैक ऑफ ऑल द सब्सटेंसेस नॉर्मली फाउंड इन योर बॉडी। एनी न्यू सब्सटेंस द इम्यून सिस्टम डज नॉट रिकॉग्नाइज, तो यहाँ पर इम्यून सिस्टम जो है अलार्म को रेज कर देता है ताकि यहाँ पर जो इम्यून सिस्टम है उस सब्सटेंस को अटैक कर सके। लेकिन कैंसर सेल के साथ क्या प्रॉब्लम होती है वो हम डिस्कस करेंगे। शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर, जो कि यहाँ पर CAR-T सेल थेरेपी की बात की गई है, इज अ वे टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड T सेल्स टू फाइट कैंसर। तो T सेल्स कैसे कैंसर को फाइट कर सकें, क्योंकि नॉर्मली जो कैंसरस सेल्स होती हैं और जो नॉर्मल सेल्स होती हैं उसमें डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाता है हमारे इम्यून सिस्टम के द्वारा। तो उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कराया जाए और उसके लिए कैसे एंटीजन क्रिएट किया जाए और रिसेप्टर क्रिएट किया जाए, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए ही यहाँ पर एक तरीके की जीन थेरेपी के बारे में बताया गया है। तो शिमरिक एंटीजन रिसेप्टर T सेल थेरेपी इज अ वे टू गेट इम्यून सेल्स कॉल्ड T सेल्स टू फाइट कैंसर बाई चेंजिंग देम इन द लैब। तो यहाँ पर जो कैंसरस पेशेंट है उसकी बॉडी से T सेल को निकाला जाएगा और उसके बाद उसमें कुछ चेंजेस किए जाएंगे सो दैट दे कैन फाइंड एंड डिस्ट्रॉय कैंसर सेल्स। CAR-T सेल थेरेपी इज ऑल्सो समटाइम्स टॉक्ड अबाउट एज अ टाइप ऑफ सेल बेस्ड जीन थेरेपी, क्योंकि यहाँ पर जो T सेल्स के जीन्स हैं उसमें कुछ चेंज किया जाएगा जिसकी वजह से जो T सेल्स हैं यहाँ पर कैंसर सेल को अटैक कर सकें। दिस टाइप ऑफ ट्रीटमेंट कैन बी वेरी हेल्पफुल इन ट्रीटिंग सम टाइप ऑफ कैंसर्स जिनमें यहाँ पर ट्रीटमेंट काम नहीं करता है। हाउ CAR-T सेल थेरेपी वर्क्स, अब काम कैसे करती है? तो यहाँ पर एक होते हैं इम्यून रिसेप्टर्स और फॉरेन एंटीजेंस। The immune system recognizes foreign substances in the body by finding proteins called antigens on the surface of the cells। तो सेल्स की सरफेस के ऊपर एंटीजेंस होते हैं और जो इम्यून सिस्टम होता है वो फॉरेन सब्सटेंसेस को रिकॉग्नाइज करता है उन प्रोटीन को फाइंड करके। इम्यून सेल्स कॉल्ड T सेल्स हैव देयर ओन प्रोटीन्स कॉल्ड रिसेप्टर्स जो कि इन फॉरेन एंटीजेंस के साथ अटैच हो जाते हैं एंड हेल्प ट्रिगर अदर पार्ट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू डिस्ट्रॉय द फॉरेन सब्सटेंस। तो बेसिकली T सेल्स के खुद के प्रोटीन होते हैं जो कि रिसेप्टर्स होते हैं और इन फॉरेन एंटीजेंस के साथ वो अटैच हो जाते हैं, फिर इनके ऊपर वो अटैक करते हैं। द रिलेशनशिप बिटवीन एंटीजेंस एंड इम्यून रिसेप्टर्स इज लाइक अ लॉक एंड अ की। तो एक लॉक की एक ही की हो सकती है। तो हर फॉरेन एंटीजन का एक पर्टिकुलरली यूनिक इम्यून रिसेप्टर होता है जो कि वो रिसेप्टर उस फॉरेन एंटीजन के साथ बाइंड कर सकता है। तो हर फॉरेन एंटीजन के लिए एक पर्टिकुलरली यूनिक इम्यून रिसेप्टर होता है। कैंसर सेल्स ऑल्सो हैव एंटीजन्स, बट जो हमारा इम्यून सिस्टम है उसके पास राइट रिसेप्टर्स नहीं होते हैं जो कि इस एंटीजन के साथ अटैच कर सकें। तो इसीलिए इन रिसेप्टर्स को बनाने के लिए ही T सेल के जीन्स में कुछ चेंजेस किए जाएंगे। तो दे कांट अटैच टू द एंटीजेंस, जिसकी वजह से यहाँ पर जो T सेल्स होते हैं वो कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं। तो उसके लिए ही यहाँ पर जीन थेरेपी होगी जिसकी वजह से ये यहाँ पर कैंसर सेल को रिकॉग्नाइज कर सकें और उनको अटैक कर सकें। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने डिस्कस कर लिया
दिल्ली ऑडिट रिपोर्ट ऑन फाइनेंसेस। तो यहाँ पर जो दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस रहता है उसका मेन रीज़न एक ये है, जो पेंशन लाइबिलिटीज़ हैं दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ की, वो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉर्न करता है। तो कैग सेड दिल्ली वॉज एबल टू मेंटेन अ रेवेन्यू सरप्लस एज पेंशन लाइबिलिटीज़ ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ आर बीइंग बॉर्न बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि दिल्ली का क्यों रेवेन्यू सरप्लस रहता है। अब इसके बाद यहाँ पर कैग की रिपोर्ट से ये पता चला है कि इरेगुलरिटीज़ यहाँ पर देखी गई हैं, जिस वे में जो कॉम्पनसेशन है वो दिया जाता है कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को इन द इवेंट ऑफ डेथ। फिर यहाँ पर फंड्स को प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं किया गया, ये सब यहाँ पर बताया गया है। अब हम आगे चलते हैं। पेंडेंसी इंक्रीजिंग ड्यू टू फ्यूअर जजेस। तो यहाँ पर जुडिशरी की प्रॉब्लम क्या है कि पेंडेंसी ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा है, एक केस में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसका एक रीज़न ये है जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और दूसरी बात ये है यहाँ पर वैकेंसीज़ के रिगार्डिंग यहाँ पर जो सैंक्शनड स्ट्रेंथ है उतने ज़्यादा यहाँ पर जजेस को अपॉइंट नहीं किया जाता है। तो पॉइंटिंग आउट दैट द प्रॉब्लम ऑफ पेंडेंसी ऑफ केसेस इज इंटेंसिफाइंग ड्यू टू लैक ऑफ सफिशिएंट नंबर ऑफ जजेस। रीजंस फॉर दिस इंक्लूड हमारी इंडियन इकोनॉमी की ग्रोथ हुई है, पॉपुलेशन बूम हुआ है, अवेयरनेस बढ़ी है लोगों को अपने राइट्स को लेकर, लेकिन ये सब तो इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में कमेंसुरेट इंक्रीज़ नहीं हुआ है जजेस में, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर में। तो ऑन आर्बिट्रेशन, फिर यहाँ पर आर्बिट्रेशन के बारे में बताया गया है। तो आर्बिट्रेशन इंडिया में भी डेवलप हो रहा है, जिसकी वजह से जो कंपनीज है वो इंडिया में भी आ रही हैं। तो ऑन आर्बिट्रेशन द CJI सेड ऑल्दो आर्बिट्रेशन इज नॉट न्यू टू इंडिया, आई मस्ट एडमिट दैट इट इज स्टिल अ डोमेन जो कि इवॉल्व हो रहा है विद द चेंजिंग नीड्स ऑफ द टाइम। ही सेड द प्रेजेंस ऑफ सच इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर्स विल नॉट ओनली बूस्ट इंडियाज ग्लोबल पोजिशन एज एन इन्वेस्टर फ्रेंडली नेशन, पर इसकी वजह से जो हमारा रॉबस्ट लीगल प्रैक्टिस है उसकी भी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। आगे हम चलते हैं। इंक्रीज सोइंग ऑफ राइस। तो ये हम डिस्कस नहीं करेंगे कि सोइंग ऑफ राइस को इंक्रीज करने की ज़रूरत है, ये हम डिस्कस करेंगे स्टेट रैंकिंग इंडेक्स फॉर NFSA रिपोर्ट, जो कि यहाँ पर प्रिपेयर की गई है बाय द डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर NFSA का इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कौन सा स्टेट कितना इंप्लीमेंट कर रहा है, तो उसके लिए यहाँ पर रैंकिंग इंडेक्स निकाला गया है, जिसमें फर्स्ट पर है उड़ीसा, सेकंड पर उत्तर प्रदेश, थर्ड पर आंध्र प्रदेश, लास्ट पर है गोवा, 19th नंबर पर है छत्तीसगढ़ और 18th पर है दिल्ली। The index is the first of its kind and is based on the states and UTs कि state और UT का कैसा परफॉर्मेंस है in the implementation of the NFSA. They are ranked under 3 categories, तो जनरल कैटेगरी, स्पेशल कैटेगरी एंड UTs ऑपरेटिंग इन DBT। अब यहाँ पर कौन कौन से पैरामीटर्स लिए गए हैं, तो बेसिकली कवरेज ऑफ NFSA कैसा है, टारगेटिंग कैसी की जा रही, इम्प्लीमेंटेशन कैसा है, फूड ग्रेन्स का एलोकेशन कैसे हो रहा है, लास्ट माइल डिलीवरी कैसे। तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स हैं जो कि आपको लर्न करने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अब हम आगे चलते हैं। जयशंकर PM's रिलेशन विद गल्फ लीडर्स काम्ड सिचुएशन। तो यहाँ पर जो नुपुर शर्मा की रो हुई थी उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन किया गया कि इसकी वजह से जो हमारे रिलेशन है वो क्या ख़राब हो गए। तो यहाँ पर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर का ये कहना है प्राइम मिनिस्टर के रिलेशन इतने ज़्यादा अच्छे हैं गल्फ लीडर से कि जिसकी वजह से जो सिचुएशन है वो यहाँ पर पूरी तरीके से काम हो गई। अब इसके बाद यहाँ पर रशिया यूक्रेन का जो क्राइसिस है उसकी वजह से जो इंडिया ने यहाँ पर रशिया से ट्रेड किया वो कितना सही था, तो इसके बारे में इनका ये आंसर है, इंडिया इज़ ऑन द राइट कोर्स रिगार्डिंग द सिचुएशन इन यूक्रेन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ये नहीं है कि इंडिया का क्या स्टैंड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू ये है कि एस्केलेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज़ और ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर डायलॉग और डिप्लोमेसी से प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब हम ये डिस्कस करेंगे लर्निंग फ्रॉम डेल्यूज। तो असम में फ्लड्स आई, तो फ्लड्स के बेनिफिट्स क्या होते हैं पहले हम वो डिस्कस करेंगे। दिस ईयर फ्लड्स इन असम हैव बीन मर्सीलेस। तो यहाँ पर स्टैंडिंग क्रॉप्स पूरी तरीके से ख़राब हो गई, ग्रेनरीज यहाँ पर डैमेज हो गए, मड हाउसेस पूरी तरीके से पानी से भर गए, तो ये तो नुकसान हुआ। अब फ्लड्स आई क्यों, फ्लड्स मोस्टली असम में आते रहते हैं, तो इसका मेन रीज़न है एज वी नो द बे हैज़ अ मेजर इन्फ्लुएंस ऑन द मानसून इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, और उसके बाद अगर ला नीना प्लस नेगेटिव ओशियन डाइपोल, तो जिसकी वजह से हमें यहाँ पर ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है और विच रिजल्ट्स इनटू फ्लड। तो टू कपल्ड ओशियन एटमॉस्फेरिक फिनोमेना, वन फ्रॉम द डिस्टेंट पैसिफिक ला नीना एंड अनदर इन द ट्रॉपिकल इंडियन ओशियन, अ नेगेटिव डाइपोल कंडीशन, जिसकी वजह से हाई रेनफॉल हमें देखने को मिलता है इन द बे ऑफ बंगाल। टू एड टू दैट क्लाइमेट चेंज। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से क्या हो रहा है, जो एटमॉस्फेयर है वो वार्म हो रहा है, एटमॉस्फेयर वार्म हो रहा है, इसका मतलब ये है कि ज़्यादा मॉइस्चर जो है बेयर कर पा रहा है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा बारिश होती है। तो पार्ट्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट experienced a month and a half of rains in 10 to 12 days. This is just one cycle of annual floods. और अगस्त में और ज़्यादा बारिश होगी। तो दिस इंडिकेट्स दैट इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो हैं वो हर लोकेलिटी को लेकर यूनिक होते हैं जो कि फ्लड्स को कंट्रीब्यूट करते हैं। असम इज़ हिट बाई सेवरल राउंड ऑफ फ्लड्स एवरी ईयर।
The lowland and the riverine areas bear the brunt of the deluge. The flooding pattern is usually repeated year to year. However, at times the pattern is disturbed. This year, for example, जो massive floods हैं वो unusual नहीं है. Floods बहुत बार आए हैं 1934, 50, 54, 55, 66, 88, 2004. तो बेसिकली हमें फ्लड्स बहुत रिकरेंट बेसिस पे देखने को मिलते हैं असम में. बट देयर इज़ नो स्टैंडर्ड पैटर्न टू द रिकरेंस ऑफ मेगा अनप्रेडिक्टेबल. लेकिन जो फ्लड्स हैं उनका पैटर्न हर बार पूरी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल होता है. द इंसिडेंसेस ऑफ सच मेगा फ्लड्स डिपेंड्स ऑन सेवरल वेरिएबल्स कि यहाँ पर हाई रेनफॉल कितनी है. क्रिटिकल एम्बैंकमेंट्स का जो फेलियर है वो एक रीज़न है जिसकी वजह से हमें फ्लड्स देखने को मिलते हैं. अब यहाँ पर फ्लड्स के बेनिफिट क्या होते थे? तो फ्लड से डिस्ट्रप्शन होता है, डैमेज होता है, लेकिन बाउंटी ऑफ फिश यहाँ पर जनरेट होती है. फ्लड प्लेन इकोसिस्टम रिजुविनेट हो जाता है. पहला एडवांटेज ये हो गया. दूसरा एडवांटेज, असम में जब फ्लड्स आती हैं तो उसकी वजह से जो सेडिमेंट्स होते हैं वो भी लेकर आती हैं. तो दिस लैंडस्केप हैज़ बीन शेप्ड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स विद द हेल्प ऑफ एन एक्टिव मॉनसूनल एनवायरनमेंट एंड माइटी रिवर्स दैट कैरी सेडिमेंट्स वेदर्ड फ्रॉम द स्टिल राइजिंग हिमालयाज. तो हिमालय से यहाँ पर सेडिमेंट्स रिवर्स लाती हैं. एवरी ईयर द ब्रह्मपुत्र एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज विच आर एट द सेंटर ऑफ द असम्स एनवायरनमेंट ट्रांसपोर्ट बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ सेडिमेंट मेनली फ्रॉम द ईस्टर्न हिमालय. तो यहाँ पर हमने दो बेनिफिट्स देख लिए फ्लड के. फ्लडिंग की वजह से जो वाटर है सराउंडिंग लैंड एंड डिस्ट्रीब्यूट सेडिमेंट्स एंड न्यूट्रिएंट्स. तो फ्लडिंग की वजह से यहाँ पर जो सेडिमेंट और न्यूट्रिएंट्स हैं वो यहाँ पर पूरी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. इसके अलावा जो लो लैंड्स हैं वो यहाँ पर रेज हो जाते हैं और जो रिवर बेड्स है वो अपने आप को एडजस्ट कर लेता है. द एनुअल फ्लड्स वर अ नेचुरल वे टू एनरिच द सॉइल्स. तो यहाँ पर सेडिमेंट्स आते हैं जिसकी वजह से यहाँ पर जो सॉइल है वो यहाँ पर एनरिच हो जाती है. लेकिन 20th सेंचुरी के बाद ये जो बेनिफिट्स हैं वो देखे नहीं. वो बेनिफिट्स क्यों नहीं देखे उसका भी एक रीज़न है. एज द ह्यूमन फुटप्रिंट इंटेंसीफाइड ऑन द फ्लड प्लेन्स. तो जो फ्लड प्लेन्स हैं वहाँ पर ही ह्यूमन ने अपना डेवलपमेंट कर लिया और वहाँ पर ही ह्यूमन्स रहने लग गए. तो बेसिकली एक तरीके से डेवलप्ड और इंजीनियर्ड जो लैंडस्केप बनाया गया. तो द इंजीनियर्ड एंड प्लान्ड लैंडस्केप हैज़ इफेक्टेड द फ्लड प्लेन्स इन 2 वेज. पहला, ये जो फ्लड प्लेन्स की एबिलिटी है वाटर को ऑब्जॉर्व करने की वो यहाँ पर कम हो गई एंड रिड्यूस देयर कैपेसिटी टू ट्रांसपोर्ट सेडिमेंट. तो यहाँ पर फ्लड प्लेन्स के ऊपर जो डेवलपमेंट हो गया उसकी वजह से जो वाटर है वो एब्जॉर्व नहीं हो पाता है और दूसरी बात जो सेडिमेंट्स है वो भी यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाते हैं. फिर यहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ी असम की, वो यहाँ पर बात बताई गई है. अपार्ट फ्रॉम एम्बैंकमेंट फेलियर्स, अ नंबर ऑफ अनऑफिशियल एंड मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट दैट द डिवास्टेशन इन द फ्लड प्लेन इज ऑल्सो अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ द वे जो डैम्स और रिजर्वॉयर्स को ऑपरेट किया जाता है. तो यहाँ पर रिवर को टेम्स करने की कोशिश की जाती है, रिवर के नेचुरल फ्लो को टेम करने की कोशिश की जाती है, जो कि नहीं करना चाहिए क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की जो इकोलॉजी है वो बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है. रेनफॉल पैटर्न्स यहाँ पर लगातार चेंज होते हैं, बहुत ज़्यादा सेस्मिसिटी है, रिस्क ऑफ लैंडस्लाइड है. तो ऐसे में डेवलपमेंट आपका पूरी तरीके से प्लान होना चाहिए. आप इतनी अगर फ्रेजाइल इकोलॉजी के ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हो तो आपको बहुत सोच समझ कर करना चाहिए. द रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन इन रेनफॉल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फ्लडिंग पैटर्न. तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? फ्लड्स तो आ रही तो कुछ तो करना पड़ेगा. पहला, ये बिल्डिंग पीपल्स रेजिलियंस. इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा वो आपको सोच समझ कर करना है. कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स दैट इम्पीड द मूवमेंट ऑफ वाटर. तो ऐसे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स नहीं करने जिसकी वजह से यहाँ पर जो वाटर का मूवमेंट है वो यहाँ पर इम्पीड हो जाए. फ्लड प्लेन्स के ऊपर डेवलपमेंट नहीं करना है और इसके अलावा आपको वार्निंग और रिस्पॉन्स सिस्टम बनाने की ज़रूरत है. अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन डूज. तो ये हमने रिपोर्ट डिस्कस की थी 1-2 दिन पहले कि एक इंटर मिनिस्टेरियल पैनल बनाया गया था और इंटर मिनिस्टेरियल पैनल ने यहाँ पर कुछ चेंजेस रिकमेंड किए हैं टू द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट. तो यहाँ पर क्या चेंजेस रिकमेंड किए हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को यहाँ पर इंक्लूड करने की ज़रूरत है NFSA में. तो NFSA का जो शेड्यूल 2 है उसमें यहाँ पर लीगली मैंडेट कर देना चाहिए कि हर डाइट में कितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होने की ज़रूरत है. जो अंडर न्यूट्रिशन की क्राइसिस है वो बहुत ज़्यादा एग्रेवेट हो रही है. तो ऐसे में इट हैज़ सॉट अ लीगल मैंडेट फॉर द इंक्लूजन ऑफ प्रोटीन रिच फूड सच एज एग्स, नट्स, लेग्यूम्स. अब ये जो एग्स हैं, एग को लेकर बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी है कि एग्स को इंक्लूड करना चाहिए नहीं करना चाहिए. तो बेसिकली यहाँ पर इंटर मिनिस्टेरियल पैनल ने ये बताया है कि जो बच्चे यहाँ पर एग्स को कंज्यूम नहीं करते हैं तो बेसिकली आप उनको डबल क्वांटिटी ऑफ नट्स और सीड्स दे सकते हो, लेकिन आपको प्रोटीन रिच फूड देना ज़रूरी है, नहीं तो जो अंडर न्यूट्रिशन, वेस्टिंग, स्टंटिंग वो इंक्रीज़ होता जाएगा. नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के डेटा से हमें ये पता चला है द परसेंटेज ऑफ एनीमिक चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 5 फॉर इंस्टेंस हैज़ गॉन फ्रॉम 59% टू 65%. द इंटर मिनिस्ट्रियल कमिटी हैज़ सजेस्टेड अ करेक्टिव इंस्टेड ऑफ द प्योरली. तो यहाँ पर कैलोरी सेंट्रिक अप्रोच की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर करने की ज़रूरत है इनकॉर्पोरेशन ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कितना आयरन होना चाहिए, जिंक होना चाहिए, विटामिन सी, विटामिन B1-2, फॉलिक एसिड, विटामिन A, विटामिन B2. तो ये सब डाइट्स में इंक्लूड करने की ज़रूरत है. तो NFSA 2013 में आया था, लेकिन उसके बाद भी न्यूट्रिशनल स्टेटस देखें तो लोगों में तो उसमें बहुत कम की वृद्धि हुई है, तो उसको यहाँ पर बढ़ाने की ज़रूरत है.
नेक्स्ट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ऑब्सेसिंग अबाउट डाइवर्सिटी। अब इंडिया में डाइवर्सिटी है तो इंडिया सिर्फ एक ही तो ऐसा नेशन नहीं है कि जहाँ पर डाइवर्सिटी है, बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ है जहाँ पर डाइवर्सिटी, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी डाइवर्सिटी है। तो डाइवर्सिटी और इट्स एब्सेंस इज नेवर अ प्रॉब्लम, द एब्सेंस ऑफ ए नेशन विल इज, एज इज द बिलीव दैट सम पीपल विद इन द नेशन डू नॉट बिलोंग। तो अगर कुछ लोगों को ये लगता है कि कोई एक पर्टिकुलरली कम्युनिटी जो है वो नेशन को बिलोंग नहीं करती, तो ये प्रॉब्लम है। डाइवर्सिटी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, डाइवर्सिटी हर नेशन में होती है, बस यूरोप के कुछ नेशंस को छोड़कर आपको हर जगह डाइवर्सिटी मिल जाएगी। द मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो है वो यहाँ पर लोगों की आइडेंटिटी से, मॉडर्न स्टेट सिस्टम को कोई मतलब ही नहीं है, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पर लॉज बनाता है, रूल्स बनाता है, और वो सारे लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर आइडेंटिटीज़। तो मॉडर्न स्टेट सिस्टम हैज़ इमर्ज्ड बेस्ड ऑन इम्पर्सनल रूल्स दैट आर न्यूट्रल टू सच आइडेंटिटीज़। कम टू थिंक ऑफ इट, यहाँ पर चाइना के बारे में बताया गया कि चाइना जो है कल्चरली, लिंग्विस्टिकली और रिलीजियसली कितना डाइवर्स है, इनफैक्ट मोर देन इंडिया। हान द टर्म यूज टू डिनोट द पीपल हु आर द सपोज मेजॉरिटी, और ये यहाँ पर थोड़े सिविलाइज लोग थे तो वो हान थे, और उसके बाद यहाँ पर जो दूसरे थे वो थे ई, तो वाई आई दैट इज माइनॉरिटी बारबेरियंस। तो बेसिकली ये जो डिवीजन किया गया है इनके बीच में, ये एक कल्चरल बाउंड्री है, ना कि कोई रेशियल बाउंड्री। वैसे ही इंडिया में जो आर्यंस थे, इंस्टेड इट वॉज डिस्टिंक्शन इन्वॉल्विंग डिफरेंशिएटेड लेवल्स ऑफ कल्चरल अचीवमेंट, कि यहाँ पर कोई कम्युनिटी है जो कि अभी बारबेरियन है, लेकिन वो भी जब कल्चरल हो जाएगी तो वो भी यहाँ पर हान में इंक्लूड हो जाएगी। द चाइनीज़ अनबीनोन टू इंडियंस प्रोफेस 5 मेजर एंड ओवर 20 माइनर रिलीजन्स, और यहाँ पर 13 म्यूचुअली अनइंटेलिजिबल लैंग्वेजेस हैं। फिर 1948 में यहाँ पर इंडिपेंडेंस मिली, तो चाइना ने बेसिकली ये जो एक्स्ट्रा नेशनल आइडेंटिटीज़ है जिसकी वजह से डिवाइड हो सकता था, तो उसे ख़त्म करने की कोशिश की, उसे स्ट्रेंथन करने की कोशिश की। लेकिन ऑथर का ये कहना, जो इंडिया है वो अपने डिविजन्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट करने की कोशिश करता है, जो कि नहीं करनी चाहिए। दैट इज़ अ प्रॉब्लमेटिक वे ऑफ ऑर्डरिंग थिंग्स। तो हमें जो हमारी आइडेंटिटीज़ में डिफरेंस है उसको और ज़्यादा यहाँ पर उजागर करने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया हैज़ थ्राइव्ड सो फार डिस्पाइट न्यूमरस प्रेडिक्शंस। जो इंडिया है उसमें 1 बिलियन लोग हैं, उसके बाद भी हम इतनी अच्छी तरीके से थ्राइव कर रहे हैं। तो हमें ऐसे नैरो डिवाइसिव आइडेंटिटीज़ के ऊपर देखने की ज़रूरत नहीं है, हमें अपनी आइडेंटिटी से ऊपर उठ के ये सोचने की ज़रूरत है कि हम लोग इंडियन हैं। It is the institutions of the nation state that enable people to reach out beyond such natural limitations। तो बेसिकली यहाँ पर एक स्टडी की बताया गया है, तो स्टडी में ये बताया गया था जो ह्यूमंस हैं वो वैसे सिनर्जाइज नहीं कर सकते हैं जैसे कि एनिमल्स कर सकते हैं। तो मोस्टली यहाँ पर 150 ह्यूमंस तक ही हैं जो कि साथ में रह सकते हैं, उसके बाद जो है वो सिनर्जाइज कर ही नहीं पाएंगे। वो सिनर्जाइज इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ऑफ लॉ हैं, स्टेट हैं, इंस्टीट्यूशंस है जो कि बेसिकली इन ह्यूमंस को एक तरीके से कंट्रोल का काम करता है। तो ब्रिटिश एंथ्रोपोलॉजिस्ट रॉबिन डनबर, बेस्ड ऑन हिज स्टडी ऑफ प्राइमेट्स, हैज सजेस्टेड दैट द ह्यूमन बीइंग कैन मेंटेन ए स्टेबल सोशल रिलेशनशिप एट बेस्ट विद 150 अदर इंडिविजुअल्स। तो इससे ज़्यादा के साथ जो ह्यूमन के स्टेबल रिलेशनशिप्स हैं वो नहीं हो सकते हैं, लेकिन हैं इतने सारे लोग एक साथ रहते हैं, शांति से रहते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है यहाँ पर लॉज एंड रूल्स। तो इट अलाउज पीपल टू सिंक्रोनाइज देयर एनर्जीज एंड ऑपरेट बियॉन्ड स्मॉल फेस टू फेस ग्रुपिंग्स। तो बेसिकली हमें और ज़्यादा सिनराइज करने की ज़रूरत है, और ये जो नैरो डिवाइसिव आइडेंटिटीज हैं उनके ऊपर सोचने की ज़रूरत है। आगे हम चलेंगे पुटिंग पॉलिसी टू द टेस्ट। तो यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में कुछ बताया गया है कि क्या प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का कोर ऑब्जेक्टिव क्या है कि हायर एजुकेशन को हॉलिस्टिक बनाना है और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाना है। अब हॉलिस्टिक और मल्टी डिसिप्लिनरी बनाने के लिए किया क्या क्या जाएगा? The NEP ties the goal of holistic and multidisciplinary to 3 specific reforms। तो पहला रिफॉर्म 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम, दूसरा रिफॉर्म मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम, तीसरा एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट कि आप यहाँ पर अगर 1 साल के बाद भी जा रहे हो तो आपको यहाँ पर उतने क्रेडिट्स मिल जाएंगे जितना भी आपने 1 साल के लिए कोर्स किया है। द NEP नोट्स दैट द अंडर ग्रेजुएट डिग्री विल बी ऑफ आइदर 3 और 4 ईयर ड्यूरेशन। लेकिन उसके बाद यहाँ पर वो ये फोकस करते हैं कि 4 ईयर वाली ठीक रहेगी, 3 ईयर वाले में इतना ज़्यादा कुछ फ़ायदा नहीं है। फिर ऑथर ने ये बताई ऑक्सफोर्ड में भी 3 ईयर के कोर्सेज होते हैं। तो गिवन दैट द 3 ईयर फॉर्मेट इज यूज्ड इन रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशंस अब्रॉड एंड वाज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, द चेंजेस टू द FYUP एज द यूनिवर्सल नॉर्म फॉर डिग्रीज इन जनरल एजुकेशन जो है वो यहाँ पर जस्टिफिकेशन की ज़रूरत है। दूसरी बात यहाँ पर जो बात की गई है मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की। मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर आप 1 साल के बाद जाओगे तो आपको उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट्स मिल जाएंगे। तो सर्टिफिकेट इज अवॉर्डेड आफ्टर 1 ईयर, और अगर 2 साल के लिए आपने किया तो आपको यहाँ पर डिप्लोमा की डिग्री मिल जाएगी। 3 ईयर तक किया तो आपको यहाँ पर एक और सर्टिफिकेट मिल जाएगा, और 4 ईयर का किया तो बेसिकली पूरी तरीके से डिग्री मिल जाएगी। तो ऑथर ने ये कहा इसकी वजह से जो ड्रॉप आउट रेट है
हो सकता है कि वो रिड्यूस ना हो। तो एज स्टेटेड इन अ जुलाई 2021 यूजीसी डॉक्यूमेंट, द मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम हैज़ 3 एम्स: रिड्यूसिंग द ड्रॉप आउट रेट, कि इसकी वजह से जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो जाएगा; प्रोवाइडिंग फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर स्टूडेंट्स के पास फ्लेक्सिबिलिटी होगी कि स्टूडेंट्स यहाँ पर वाइडर चॉइसेस ऑफ सब्जेक्ट को चूज़ कर सकते हैं; और क्रेडिट ट्रांसफ़र होगा, जिसकी वजह से जो स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ पर री एंट्री भी कर सकते हैं जब भी उन्हें ऐसा लगता है कि उनको री एंट्री करने की ज़रूरत है। अब हमें एक रिपोर्ट से पता चला है, NSSO रिपोर्ट से, दैट 2/3 ऑफ दोज इन द 18 to 24 एज ग्रुप हु हैड एनरोल्ड इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस उसको अभी अटेंड नहीं कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन तो लिया, लेकिन उसको अटेंड नहीं कर रहे हैं। अब ये देखने वाली बात है कि यहाँ पर मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम से ये जो नंबर है ये कम कैसे हो सकता है। मल्टीपल एग्जिट पॉइंट्स विल सर्टेनली हेल्प इन रीनेमिंग ड्रॉप आउट्स एट सर्टिफिकेट्स और डिप्लोमा होल्डर्स। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर 2 साल का किया तो डिप्लोमा होल्डर वो बन जाएगा, उसको डिप्लोमा दे दिया जाएगा। बट दे कांट इंश्योर कि ये जो डिप्लोमा मिला भी है 2 साल के बाद तो क्या उसको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल पाएगा। बट दे कांट इंश्योर दैट दीज क्रेडेंशियल्स विल ब्रिंग सिग्निफिकेंट बेनिफिट फॉर होल्डर्स। अर्लियर द इनडिविजिबिलिटी ऑफ द डिग्री, तो पहले ये होता था कि आप 4 साल तक कोर्स करोगे तभी आपको डिग्री मिलेगी, ऐसा नहीं कि आपने 1-2 साल पढ़ लिया तो आपको कोई डिप्लोमा का सर्टिफिकेट मिल गया। तो उसकी वजह से जो भी यहाँ पर बच्चा 1-2 साल पढ़ता था तो वो यही सोचता था कि ठीक है मैं 4 साल का पूरा ही कर लेता हूँ कि मुझे डिग्री मिल ही जाए। तो मीनिंगलेस शॉर्ट टर्म क्रेडेंशियल्स विल इनकरेज फैमिलीज़ कि वो यहाँ पर अपने वार्ड्स को एजुकेशन से बाहर निकाल दे, और यहाँ पर मोस्टली गर्ल्स को कि उनकी शादी करा दी जाए। तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो हैं जो कि क्रिएट हो सकते हैं मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम की वजह से। द NEP सीम्स टू हैव फॉलन प्रे टू डोमिनेंट ग्लोबल ट्रेंड्स। तो ये ऐसा क्यों किया गया, कैसे ऐसे दिमाग में आ गया कि मल्टीपल एंट्री एग्जिट सिस्टम होना चाहिए। तो ऑथर का ये कहना है ये जो क्रेडिट ट्रांसफ़र का सिस्टम है ये यूरोप और OECD जैसी कंट्रीज़ में है। तो बेसिकली हमने उसी को ही अडॉप्ट करने की कोशिश की है। तो दे आर डिज़ाइन टू सॉल्व द यूरोपियन प्रॉब्लम। अब यूरोप की प्रॉब्लम्स अलग हैं तो उन्होंने वैसे सोल्यूशन निकाले, हम बेसिकली उन सोल्यूशंस को रेप्लिकेट नहीं कर सकते हैं क्योंकि जो हमारी सिचुएशन है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ यूरोपियन कंट्रीज़। तो दे आर डिज़ाइन टू सॉल्व द यूरोपियन प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस कैपेसिटी इन हायर एजुकेशन, और बेसिकली इसीलिए उन्होंने ये मल्टीपल एंट्री एग्जिट का सिस्टम निकाला था और क्रेडिट्स का सिस्टम निकाला था। अब इंडिया में भी हमने हायर एजुकेशन का मासिफिकेशन देखा है कि बहुत सारे लोग अब हायर एजुकेशन के लिए एनरोल करते हैं। तो क्या इसकी वजह से हमारे इंडिया में एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज़ हो गया? तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है कि आपके पास अगर डिग्री है तो आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट मिल ही जाएगा। तो हायर एजुकेशन टुडे इज फेसिंग सीवियर चैलेंजेस अक्रॉस द ग्लोब। द इंस्ट्रूमेंटल जस्टिफिकेशन फॉर हायर एजुकेशन ये है कि एम्प्लॉयमेंट अभी भी नहीं है, भले ही आप यहाँ पर कितनी भी एजुकेटेड हो, उसकी वजह से आपको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं मिलती है। तो 4 decades ऑफ न्यू लिबरल रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द ग्लोबल economy have broken the link between higher education and employment if it ever existed। तो यही प्रॉब्लम है कि आपको एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ाने की ज़रूरत है। Along with the rest of the world, इंडिया में भी मासिफिकेशन हुआ है, लेकिन उसकी वजह से इनइक्वालिटीज़ जो है वो रिड्यूस नहीं हुई हैं। बट द अनप्रेसिडेंटेड वाइडनिंग ऑफ एक्सेस हैज़ फेल्ड टू रिड्यूस इनइक्वालिटीज़ टू प्रमोट मोबिलिटी। तो यहाँ पर ऑथर ने जो भी प्रॉब्लम्स बताई हैं ये बताइए तो आप एक बार डिस्कस कर लेना ताकि आपको समझ आ जाएगी क्या क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि NEP के फ़ायदे तो सबको पता है लेकिन इसमें कॉन्स क्या हैं वो पता होना ज़रूरी है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर बन्नी ग्रासलैंड्स के बारे में बताया गया है कि बन्नी ग्रासलैंड्स को रीस्टोर करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर एक इन्वेसिव स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है जो कि है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, अ हार्मफुल एक्जॉटिक ट्री स्पीशीज़ है ये प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ये नाम याद रखना, ये शायद पूछा भी जा चुका है एक बार एग्जाम में। तो हमारा टारगेट ये है कि हमें 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड 2030 तक रीस्टोर करना है। तो हमें 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड को रीस्टोर करना है बाई 2030। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैव सेड दैट ओवर द ईयर्स जो बनी लैंडस्केप है उसमें बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हुआ है, डिटोरेशन हुआ है। तो उसका रीज़न क्या है? पहला रीज़न है हैवी अनकंट्रोल्ड ग्रेजिंग, और दूसरा क्या है यहाँ पर प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा जो कि एक हार्मफुल एक्जॉटिक ट्री स्पीशीज़ है। फिर डैम्स कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर्स जिसकी वजह से जो बन्नी है वहाँ पर पानी फ्लो नहीं हो पाता है, और यहाँ पर ड्रॉट्स देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से जो सॉइल सैलिनिटी है वो इंक्रीज़ हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो बन्नी ग्रासलैंड्स है वो डिटोरेट हो रहे हैं। तो बस ये आपको नाम पता होना चाहिए। ये यहाँ पर पिक्चर है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा की जो कि आप देख सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। कल ये मैंने आपको बताया था कराकल पाकिस्तान कहाँ पर है, ये है उज़्बेकिस्तान में। तो एटलीस्ट 18 पीपल वर किल्ड और यहाँ पर 243 लोग वुंडेड हो गए हैं, क्योंकि यहाँ पर एक एक्ट लेकर आया जा रहा था कि कराकल पाकिस्तान की जो ऑटोनॉमी है वो यहाँ पर थोड़ी कम की जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पर प्रोटेस्ट देखने को मिले। अब जो कराकल पाकिस्तान है, तो कराकल पाकिस्तान नाम क्यों पड़ा है इस जगह का? क्योंकि वहाँ पर रहते हैं कराकल पाक लोग जो कि एक एथनिक मिनॉरिटी है और इनकी पॉपुलेशन यहाँ पर 2 मिलियन होगी। ये अपने आप को डिस्टिंक्ट कल्चरल ग्रुप मानते हैं उज़्बेक से। इनकी जो लैंग्वेज है वो है टर्किक। द कराकल पाक्स क्लेम्स टू शेयर अ कॉमन पॉइंट ऑफ ओरिजिन विद कजाक्स, उज़्बेक्स एंड तुर्कमेन, लेकिन ये धीरे धीरे डाइवर्ज हो गए ओवर टाइम। दे सेटल्ड अराउंड द रिवर अमू दरिया जो कि अरल सी के पास है।
लेकिन यहाँ पर जो एरल सी है, पहले यहाँ पर बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया था, लेकिन इसकी फर्टिलिटी जो है एरिया की कम होती गई, क्योंकि यहाँ पर जो एरल सी है वो थोड़ा थोड़ा जो है श्रिंक होता गया। तो आफ्टर उज़्बेकिस्तान डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सोवियत यूनियन इन 1991, जो कराकल पाक है, कराकल पाक ने अपने आप को रीस्टैब्लिश कर लिया एज द रिपब्लिक ऑफ कराकल पाकिस्तान, और उसके बाद इसको ऑटोनॉमस रिपब्लिक माना गया उन उज़्बेकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1992। इसका मतलब ये है कि कराकल पाकिस्तान के पास राइट है टू सिसीड ऑन द बेसिस ऑफ ए रेफरेंडम। तो यही राइट इनसे लिया जा रहा था, जिसके बाद इन्होंने प्रोटेस्ट किया और उसके बाद ये जो एक्ट आने वाला था इसको यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया है। फीलिंग ऑफ नेगलेक्ट, अब कराकल पाकिस्तान को यहाँ पर फीलिंग ऑफ नेगलेक्ट इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल एरिया हुआ करता था, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो नेक्स्ट टू द एरल सी है। हाउएवर व्हाट वाज वंस द वर्ल्ड्स फोर्थ लार्जेस्ट सैलाइन लेक, वो श्रिंक हुई है, जिसकी वजह से एरेबल लैंड कम हुआ है और जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा इम्पोवरिश्ड हो गया है आजकल। तो यही एक प्रॉब्लम है। बाकी आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कराकल पाकिस्तान है कहाँ पर। फिर यहाँ पर बात की गई है नायरोबी फ्लाइज की। Around 100 students of Sikkim Manipal Institute of Technology have reported skin infection after coming in contact with Nairobi flies। अब नायरोबी फ्लाइज नेटिव कहाँ की है, तो ईस्ट अफ्रीका की, तो नायरोबी नाम से ही पता चल रहा है ईस्ट अफ्रीका की ही नेटिव होगी। अब स्पीशीज़ नायरोबी फ्लाइज ऑल्सो कॉल्ड केनियन फ्लाइज और द ड्रैगन बग्स, ये बीटल लाइक इंसेक्ट्स होते हैं जो कि यहाँ पर 2 स्पीशीज़ को बिलोंग करते हैं। दे आर ऑरेंज एंड ब्लैक इन कलर और उस एरिया में थ्राइव करते हैं जहाँ पर ज़्यादा रेनफॉल होती है, और इस सिक्किम में भी विटनेस किए जाते हैं। द फ्लाइज एंड ह्यूमंस, यूजली ये यहाँ पर पेस्ट को इन्फेक्ट करते हैं, पेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं। तो अगर ये पेस्ट के ऊपर अटैक करते हैं तो बेसिकली ह्यूमंस के लिए तो काफ़ी बेनिफिशियल हुआ है, क्योंकि यहाँ पर पेस्टिसाइड की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी अगर यही लोग यहाँ पर पेस्ट के ऊपर अटैक कर देंगे। लेकिन ये अगर ह्यूमंस के साथ कॉन्टैक्ट में आते हैं तो वैसे तो ह्यूमंस को हार्म नहीं पहुँचाते हैं, लेकिन अगर इनको डिस्टर्ब करो तो बेसिकली ये एक तरीके का सब्सटेंस छोड़ते हैं जिसका कि नाम होता है पेडेरिन। दिस सब्सटेंस पेडेरिन कैन कॉज इरिटेशन लीडिंग टू लीजियंस और अनयूजुअल मार्क्स और कलरिंग ऑन द स्किन। तो ये बस आपको सब्सटेंस पता होना चाहिए पेडेरिन क्या होता है। द भाग्यलक्ष्मी टेम्पल इन हैदराबाद, और यहाँ पर जो बीजेपी का पोशाक है हैदराबाद का नाम यहाँ पर भाग्यनगर कर देना चाहिए। तो क्यों भाग्यनगर कहा जा रहा है तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर है एक टेम्पल, भाग्यलक्ष्मी टेम्पल। द टेम्पल इन क्वेश्चन इज़ अ स्मॉल श्राइन जो कि डेडिकेटेड टू गॉडेस लक्ष्मी, और ये यहाँ पर है एडजेसेंट टू द साउथ ईस्ट मीनार ऑफ द आइकॉनिक चार मीनार। तो चार मीनार के एडजेसेंट है ये भाग्यलक्ष्मी टेम्पल जो कि गॉडेस लक्ष्मी को डेडिकेट है। देयर इज़ नो डेफिनेटिव हिस्ट्री ऑफ हाउ एंड व्हेन द टेम्पल केम अप, लेकिन 1960 से वहाँ पर ये भाग्यलक्ष्मी का टेम्पल है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द चार मीनार वॉज बिगिन इन 1591, और यहाँ पर चार मीनार का कंस्ट्रक्शन शुरू कराया था मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। फिर बाकी यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है कि ओल्ड सिटी ऑफ हैदराबाद बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है, यहाँ पर वॉयलेंस देखने को मिला 1979 में, फिर 1983 में, तो ये सब बताया गया, हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा। आगे हम चलते हैं, वर्ड पेज पर हम कुछ डिस्कस नहीं करेंगे। फंडिंग विंटर सेट्स इन फॉर स्टार्टअप्स स्टाफ आउट इन द कोल्ड। तो लगभग 12,000 लोगों को यहाँ पर नौकरी से निकाल दिया गया है। अब ऐसा क्यों है उसका रीज़न डिस्कस कर लेते हैं। तो 2021 में हमारे यहाँ 40 स्टार्टअप्स थे जो कि यूनिकॉर्न्स बने। यूनिकॉर्न का मतलब ये है कि उनकी जो वैल्यूएशन है वो $1 बिलियन तक पहुँच गई। हाउएवर रशिया ने जब इन्वेट किया यूक्रेन के ऊपर और यूएस ने अपना इंटरेस्ट रेट हाइक करना शुरू किया, तो उसकी वजह से जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो स्टार्टअप्स में आना ख़त्म हो गया। तो however Russia's invasion of Ukraine earlier this year, the US Federal Reserve hiking interest rates and rising inflation has meant that capital has become hard to come by, जिसकी वजह से जो इंडिया का स्टार्टअप इकोसिस्टम है उसको फंडिंग नहीं मिल पा रही है, और यहाँ पर जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको यहाँ पर नौकरी से निकाला जा रहा है, और लगभग 12,000 लोगों को अभी तक निकाल दिया गया। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।